बीएससी पार्ट 1 में एरोमेटिक कंपाउंड में टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें दो टर्म है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। और किसको जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, चाहे उसका पॉजिटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज ना हो। बहुत बार बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सपोज कि जैसे NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह से आप कह सकते हैं CH3+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन SO3 आप इसको देखिए, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। आप बेंजीन के स्ट्रक्चर देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इसके किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है इसलिए इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज कीजिए कि कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया और खुद आकर के जुड़ गया, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पर अटैक करता है। इसको आप देखिए, अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बेंजीन के रिंग के अंदर आप देखिए ये 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी ऐसा स्पीसीज जिस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी कम हो या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, हमेशा रिंग की तरफ आना चाहेगा, क्योंकि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये एक जनरल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन में C6H6 होता है, पहले हमने बता दिया। हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ये है। और ये एक रिएजेंट है जहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो देखिए आप यहाँ E और NU लिखा है, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पर नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग होता है जो चूंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज से वही लव करेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। इसलिए न्यूक्लियोफाइल पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज लिखा गया है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद एक पोजीशन ले लिया है और ये हाइड्रोजन इस न्यूक्लियोफाइल के साथ चला गया। तो कैसे होता है ये रिएक्शन? बेसिकली 3 स्टेप में होता है। इसका स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है? ये रिएजेंट जिससे इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो प्लस कैटलिस्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और न्यूक्लियोफाइल इस कैटलिस्ट के साथ जुड़ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। स्टेप 2 में यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। देखिए बेंजीन रिंग को आप देखिए, ये बेंजीन रिंग है और स्टेप 1 में बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के कारण न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चले गए थे, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये वहीं जुड़ना चाहेगा, है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले और 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए किसी न किसी पाई बॉन्ड को ब्रेक होना होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल से आकर के जुड़े तो एक इंटरमीडिएट इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही था, इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो गया है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ने के लिए और ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में इस तरह से डीलोकलाइज होता है। ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस के द्वारा इस तरह से स्टेबलाइज होता है। स्टेप 3 में लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है इस इंटरमीडिएट से और एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनता है और ये स्टेबल हो जाता है। ये इससे प्रोटॉन को लॉस करेगा। क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर के पाई बॉन्ड बनाता है
हाइड्रोजन चला जाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट से टूट करके अलग हो जाता है और अब ये कंपाउंड बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जहाँ जुड़ा था जुड़ा रह गया, NuH हो गया और प्लस कैटलिस्ट निकल करके बाहर आ गया। हम सभी जानते हैं कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए कैटलिस्ट निकल करके बाहर आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है बेंजीन रिंग और सभी एरोमेटिक कंपाउंड। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, लेकिन अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को आप देखें, मान लीजिए बेंजीन को मैं देखता हूँ, इसमें पहले से ही एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। सपोज कि एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ए, और एक एरोमेटिक कंपाउंड में ले रहा हूँ, बेंजीन ले रहा हूँ, इसमें पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो जब तक बेंजीन रिंग अकेले था और उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा था, तब आप किसी पोजीशन को 1 2 3 4 कह सकते थे IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाने के बाद हमेशा नंबर 1 यही होगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप कार्बन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में देखें तो 1 के रिस्पेक्ट में जैसे 2 दिख रहा है वैसे 6 दिख रहा है। तो 2 और 6 की पोजीशन सेम है और इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं आर्थ्रो पोजीशन। तो ये आर्थ्रो पोजीशन हो गया, ये आर्थ्रो पोजीशन हो गया। इसी तरह से अगर 1 के रिस्पेक्ट में 3 को देखें, 5 को देखें तो दोनों ही सेम है, तो 3 = 5, इसको कहते हैं मेटा पोजीशन। तो ये मेटा पोजीशन हो गया, 3 पोजीशन, 5 पोजीशन और 4 पोजीशन इज पैरा पोजीशन। आप यहाँ कह सकते हैं कि ये आर्थ्रो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो किसी भी एरोमेटिक रिंग में अगर कोई पहले से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, सपोज कीजिए, तो ये पोजीशन आर्थ्रो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। ये पोजीशन आर्थ्रो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। तो अब यहाँ चैलेंज ये है कि अगर आप इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर जाएगा, आर्थ्रो पोजीशन पर जाएगा कि मेटा पोजीशन पर जाएगा कि पैरा पोजीशन पर जाएगा। ये डिपेंड करता है ये सब्स्टिट्यूएंट पहले से इस पर जुड़ा हुआ है उस पर। अगर सब्स्टिट्यूएंट का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो कि रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल फिक्स है कि या तो आर्थ्रो पोजीशन पर जाएगा या तो पैरा पोजीशन पर जाएगा, या इस आर्थ्रो पर भी जा सकता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट का नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो हमेशा ही ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट इस तरह से बनना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आना चाहिए अगर ऐसा नेचर है तो, और R इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर आना चाहिए अगर ऐसा नेचर है तो, और यहाँ हमेशा ही इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आना चाहिए तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर है तो सब्स्टिट्यूएंट का। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसको हमको समझने की जरूरत है। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रा कर रहा है। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा, इसको समझिए 1 by 1। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको कहते हैं अगर की एटम के पास लोन पेयर हो। और की एटम क्या होता है, ऐसा एटम और ग्रुप जो रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है। सपोज कि रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये इसका की एटम कहलाएगा। अगर इसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो हमेशा रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर में वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करेगा आर्थ्रो या पैरा पोजीशन पर अटैक करने के लिए। तो कौन कौन से ग्रुप होंगे ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, इसका एग्जाम्पल्स आप देखिए। तो एक्स का मतलब होता है क्लोरीन हो सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन हो सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। आयोडीन हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। OH हो सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। NH2 हो सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो ये ग्रुप अगर यहाँ जुड़े हुए हैं इस पोजीशन पर, तो हमेशा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थ्रो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो कैसे करेगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब भी ये लोन पेयर रिंग के अंदर डीलोकलाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहीं अटैक करना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज होती है। ये रेजोनेंस से समझ में आ रहा है। ये रेजोनेंस से समझ में आ रहा है कि आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है,
इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इसी पोजीशन पर जाना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो, इसलिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। चाहे जो भी ग्रुप हो, अगर की एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, इसको मैंने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मान लीजिए एल्काइलेशन हम करवाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, CH3Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन में करवाता हूँ, तो यहाँ CH3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो पहले से ही तय है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। CH3 कहाँ जाएगा, या तो आर्थो पोजीशन पर जाएगा या तो CH3 आपका पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसका एक्सेप्शन है एल्किल ग्रुप। अगर आप टॉल्वीन को देखें CH3, तो CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। इसके बाद भी अगर आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पर जाता है या तो पैरा पर जाता है। इसका रीज़न है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बना करके डाला है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्टेबिलिटी को लेकर। ये क्वेश्चन आता है कि क्लोरोबेंजीन का अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहें, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना चाहें, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले से तय है कि इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पर अटैक करेगा या तो पैरा पर अटैक करेगा। तो चूंकि आर्थो पैरा पर अटैक की पॉसिबिलिटी इक्वल है, तो क्या दोनों प्रोडक्ट 50-50% बनने चाहिए। आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट अगर आप देखें तो क्या ये 50-50% बनने चाहिए, लेकिन दोनों 50-50% नहीं बनते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर को देखिए तो क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, जब वो रिंग में डिलोकलाइज होता है तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, और इस तरह से आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। जब ये स्टेबलाइज होगा आर्थो का, तो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन जब ये लोन पेयर डोनेट करता है रिंग को, तब आर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है। दूसरा, ये साथ ही दूसरा फैक्टर भी काम करता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करता है, अपनी तरफ खींचता भी है। इसलिए क्लोरीन, और इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी जो थी आर्थो पोजीशन पर, अब रिंग से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसकी डेंसिटी क्लोरीन की तरफ जाएगी। आर्थो पोजीशन वाले डेल्टा नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होंगे क्लोरीन की तरफ, और इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होता जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आर्थो पर ज़्यादा प्रभावी होगा पैरा के कंपेरिजन में। इसलिए आर्थो पर नेगेटिव चार्ज, आर्थो का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इन कंपेरिजन टू पैरा पोजीशन। तो अगर अब आप आर्थो पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, तो पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मोर होगी आर्थो पोजीशन के कंपेरिजन में। तो इस कारण से इलेक्ट्रोफाइल हमेशा प्रीफर करेगा पैरा पोजीशन पर जाने के लिए, आर्थो पोजीशन पर कम जाने के लिए प्रीफर करेगा। तो आप कहेंगे कि पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा बनेगा, मेजर होगा, और आर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। इसी को हम लोग कहते हैं आर्थो पैरा रेशियो, और आर्थो पैरा रेशियो में पैरा पोजीशन की बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, आर्थो पोजीशन की बनने की पॉसिबिलिटी कम होती है। हम देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। अगर की एटम किसी ऐसे एटमर ग्रुप से जुड़ा हो मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हो, सपोज कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें की एटम कार्बन है, क्योंकि कार्बन सीधे रिंग से जुड़ा है तो कार्बन की एटम हो गया। वो ऐसे एटमर ग्रुप से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन, और भी मल्टीपल बॉन्डिंग द्वारा। तो ऐसे केस में हमेशा ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा प्रेफर करता है मेटा पोजीशन पर जाने के लिए। कैसे, देखिए रेजोनेंस ऐसे होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, आर्थो पोजीशन पर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और आर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर रिंग के पास आना चाहेगा तो वहीं जाना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। तो मेटा पोजीशन ऐसा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, और आर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है।
तो आप कह सकते हैं कि मेटा पोजीशन पर मोर निगेटिव चार्ज इन कंपेरिजन टू आर्थो पैरा पोजीशन, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा प्रेफर करेगा मेटा पोजीशन पर जाने के लिए। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है रिंग से तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर ही जाने की कोशिश करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इसका फर्दर नाइट्रेशन करें H2SO4 और HNO3 के साथ मिला करके, तो जो नाइट्रो ग्रुप अगला आकर के जुड़ेगा वो हमेशा मेटा पोजीशन पर ही आकर के जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं। तो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकते हैं? ये ग्रुप है NO2 ग्रुप, COOH ग्रुप, एस्टर ग्रुप, SO3H ग्रुप। ये वो ग्रुप हैं जो मेटा डायरेक्टिव नेचर शो करते हैं। अगर वो बेंजीन से जुड़े हैं तो हमेशा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर ही अटैक करेगा।